की करेंगे। दरअसल लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दिया। शाह ने पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले आतंकियों की मौत की जानकारी दी है। इस दौरान अमित शाह ने भारत और चीन के बीच युद्ध का भी जिक्र किया। शाह ने यह भी बताया कि ऑपरेशन महादेव में जो 3 आतंकवादी मारे गए वो तीनों ही पहलगाम हमले में शामिल थे। आतंकियों के नाम सुलेमान, जिब्राल और अफगान थे और तीनों की कैटेगरी एक ही आतंकियों की थी जिन्हें कल ढेर किया गया है। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था पहलगाम हमले में, और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले के कुछ ही घंटे के बाद जम्मू कश्मीर में पहुंचा था। सुरक्षा बलों की मीटिंग में पहले यह तय किया गया था कि आतंकियों को देश से भागने नहीं दिया जाएगा और 22 मई से 22 जुलाई तक हाईटेक उपकरणों के जरिए आतंकियों को ट्रेस किया जाता रहा और 22 जुलाई को इनके ठिकाने का पता चलने के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें चारों तरफ से घेरते हुए ढेर कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीगांव क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए। ठंड में ऊंचाइयों पर हमारे सेना के अधिकारी पैदल इनके सिग्नल प्राप्त करने के लिए घूमते रहे, आईबी के अफसर भी घूमते रहे, सीआरपीएफ भी घूमती रही और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में 4 पैरा के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मान्यवर एक साथ ये आतंकवादियों को घेरने का काम किया। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की मीटिंग भी की गई। जो 5 ह्यूमन एसेट से उनको भी वहां भेजा गया और कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। पहलगाम में जो नृशंस हत्या की गई निर्दोष नागरिकों की, धर्म पूछकर उनको मारा गया,
इनके परिवार के सामने मारा गया और बड़ी बर्बरता के साथ ये हत्याएं की गई। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जो मारे गए हैं इनके परिजनों के साथ अत्यंत हृदय की गहराइयों से मैं संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान के हमारे नागरिक ठिकानों पर गोलीबारी की, इसमें भी कुछ नागरिक हताहत हुए। गुरुद्वारा भी टूटा, मंदिर भी टूटा। जो भी नागरिक उसमें घायल हुए हैं और जो हताहत हुए हैं वो सभी के प्रति मैं पूरे सदन की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। वहीं ऑपरेशन महादेव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली कि कल मारे गए तीनों आतंकियों की पहचान सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में की गई है, जो कि सभी लश्कर तैयबा से जुड़े थे। सुलेमान वही आतंकी है जो कि पहलगाम हमले में शामिल था। खबर है कि एनआईए ने कोट लखपत जेल में रह चुके कुछ लोगों को सेना घटनास्थल पर ले जाकर आतंकियों के शवों की पहचान कराई है। सभी ने मारे गए आतंकियों की पहचान की। तीनों आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और वहीं सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से यह सवाल पूछा कि चिदंबरम किसे बचाना चाहते हैं। चिदंबरम अपने बयान से पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों देना चाहते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए, वो भी तब हमारे पास जब इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि तीनों पहलगाम हमले में शामिल थे। मगर मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? वो ये कह रहे हैं कि और अब्बास कैंप कोटली, मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में ही हमला किया। एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा ही, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया। मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम। और मान्यवर, ये आतंकी के ठिकानों पर हमला हुआ, इसमें मारा कौन गया? हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बहनों, मुदस्सर खादियान, मरकज तैयबा मुरीद का प्रमुख याकूब मलिक, जेएम पदाधिकारी मोहम्मद हमसा जमील, जेएम ऑपरेटिव मोहम्मद यूसुफ अजहर गंभीर रूप से घायल था, फिर मारा गया। और वहीं अमित शाह ने कहा कि 1962 के युद्ध में क्या हुआ? 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन का हिस्सा चीन को दे दिया गया। नेहरू ने कहा कि वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, उस जगह का क्या किया जाएगा? शाह ने कहा कि नेहरू जी का सिर मेरे जैसा था। एक सांसद महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सिर एक बाल नहीं, वो चीन को भेज दे क्या? वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता है, वो जगह को क्या करे? तो एक संसद सदस्य ने नेहरू जी का सर मेरे जैसा था। महावीर प्रसाद त्यागी जी ने कहा कि आपके सर पर भी एक बाल नहीं, वो चीन भेज दे क्या? मान्यवर इस तरह से जवाब देते थे, नॉन सीरियस टाइप के जवाब। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के तहत हमने पीओके पर हमला किया, वो भारत का ही हिस्सा है।
हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिसमें 8 ऐसे खूंखार आतंकी भी मारे गए जो कांग्रेस के राज में आतंकी हमला कर पाकिस्तान में छिपे थे। और अब्बास कैंप कोटली, मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में हमने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में ही हमला किया। एक प्रकार से भारत के हिस्से पर ही हमला किया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा ही, तो हमने तो हमारे हिस्से में हमला किया। मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को तबाह करने का काम। और मान्यवर, ये आतंकी के ठिकानों पर हमला हुआ, इसमें मारा कौन गया? हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के बहनोई, मुदस्सर खादियान, मरकज तैयबा मुरीद का प्रमुख याकूब मलिक, जेएम पदाधिकारी मोहम्मद हमसा जमील, जेएम ऑपरेटिव मोहम्मद यूसुफ अजहर गंभीर रूप से घायल था, फिर मारा गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको खबर गया जी से देते हैं, जहां पर पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ की खबर। इस मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल भेजा गया। बता दें आपको कि घायल अपराधी सतीश उर्फ चंदन, जो कि एक शूटर है, बीते 19 जुलाई को शेरघाटी थाना क्षेत्र में एक चर्चित डॉक्टर तपेश्वर को बाइक सवार 3 अपराधियों ने गोली मार दी थी, जिसमें डॉक्टर तपेश्वर बुरी तरीके से जख्मी थे। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी शेरघाटी थाना क्षेत्र के मंजरा खुर्द के पास पहुंचे हैं, जहां पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, लेकिन अपराधी पुलिस को देखते फायरिंग करना शुरू कर चुके थे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इस दौरान एक अपराधी के पैर में गोली मारी। बताया जा रहा है कि अपराधी सतीश उर्फ चंदन ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर तपेश्वर को हत्या करने की नियत से गोली चलाई थी, जिसमें वो घायल हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पिछले दिनों जो शेरघाटी में डॉक्टर तपेश्वर जो गोली चलाई गई थी, और उस के अनुसंधान के सिलसिले में गया पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस निरंतर चल रहे अनुसंधान और छापामारी के उपरांत जो बाइक चलाने वाला व्यक्ति था, और उसकी गिरफ्तारी के क्रम में उसने पुलिस पर फायर किया, और पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग की है उसमें उसको गोली लग गई और वो घायल हो गया है, जो इलाजरत है। देवघर से आपके सामने बड़ी खबर इस वक्त की। ठनका की चपेट में 4 बच्चे आ गए हैं। एक बच्चे की मौत की जानकारी, 3 बच्चों का इलाज हो रहा है, सदर अस्पताल में इनका इलाज हो रहा है। चकाई के माधोपुर की यह घटना बताई जा रही है। देवघर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ठनका की चपेट में 4 बच्चे आ गए। एक की मौत हो गई है, 3 बच्चे झुलसे हैं, जिन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। और अगली बड़ी खबर चाईबासा से, जहां उड़ीसा और झारखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिखी है। शराब माफियाओं के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। बैतरणी नदी किनारे शराब भट्टी को नष्ट किया गया है। 1700 लीटर महुआ शराब नष्ट करने की जानकारी मिल रही है। 12,000 किलो जावा महुआ भी पुलिस ने बरामद किया है, और एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ। ओडिशा और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से मिलकर ये कार्रवाई की। शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। और देखिए, बैतरणी नदी के किनारे शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। 1700 लीटर महुआ शराब नष्ट हुआ है। और वहीं नीतीश कैबिनेट की बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है। पत्रकार पेंशन नियमावली संशोधन, सफाई कर्मचारी आयोग गठन, डॉक्टर्स की बर्खास्तगी समेत कई अहम फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही गन्ना उद्योग विभाग के भर्ती सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण प्रस्ताव को भी सरकार ने मंजूरी दी। सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को बनाए जाने को लेकर 270 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आंगनबाड़ी केंद्रों में इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, इसको लेकर 270 करोड़ की मंजूरी मिली है। वहीं ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप में 7 डॉक्टर को सेवा से बर्खास्त किया गया। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति प्रस्ताव को संशोधन के साथ ही मंजूरी दे दी गई है।
बिहार राज्य युवा आयोग के लिए कुछ 6 पदों पर सृजन की सरकार ने भी मंजूरी दी है। तो ये कुछ बड़े अहम फैसले सरकार ने लिए कैबिनेट। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 41 मामलों में निर्णय 41 पहला एजेंडा था जो राज्य सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन का निर्णय लिया है। आपको जानकारी होगा कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनकी विकास और उनकी हितों की रक्षा करने के लिए एक सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और 4 पदेन सदस्य होंगे। तो ये सब बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया है। दूसरा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 की 2 कंडिकाओं में संशोधन किया गया है। कंडिका 4.1 एवं कंडिका 5 में 4.1 में और 5 में ये जो दर है, जो पेंशन के दरें हैं, उसमें संशोधन किया है। इसमें जो पेंशन की राशि है उसको अब 6,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। और बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लाभुक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति पत्नियों को जीवनोपरांत प्रतिमाह 3,000 रुपये पहले प्रस्ताव था, उसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया। तो जो 6,000 है उसको 15,000 कर दिया है और जो 3,000 है उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। अन्य जो 2019 की जो शर्तें हैं और नियमावली जो कंडिका हैं वो यथावत है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा ये सेवा शर्त एवं नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, उसके नियम 5 में संशोधन करते हुए अब ये री अपॉइंटमेंट हो सकेगा 65 साल के बाद भी 3 वर्षों के लिए, यह प्रावधान किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न डेयरी से संबंधित परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गई है। इसके अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत सिडबी क्लस्टर विकास निधि के अंतर्गत दरभंगा में 2 लाख क्लस्टर का 2 लाख लीटर प्रति दिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 71 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय होंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें 270 करोड़ रुपए मरम्मती में व्यय होंगे और माध्यमिक में 276 करोड़ 33 लाख रुपए जो बिल्डिंग है उनकी मरम्मती होगी। विभिन्न प्रकार की मरम्मती दोनों प्रकार के भवनों में होगा। और वहीं बिहार एसआईआर मामले में सुनवाई की तारीख तय है। सुप्रीम कोर्ट 12 और 13 अगस्त को सुनवाई करेगा। दूसरे दिन निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। पहले दिन के लिए याचिका पर बहस करने की बात सामने आई है। और जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने एसआईआर मुद्दे पर कहा कि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा, 2003 में भी हुआ था। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग स्थायी रूप से दूसरे जगहों पर हैं, कितने लोगों के एक से ज्यादा वोट हैं और इसके लिए महीने का समय भी दिया गया था। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप जाकर बताएं। पहले विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाते थे। बिहार के लोगों को याद है कि जब ईवीएम नहीं थी तब कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी। कराने का काम इलेक्शन कमीशन का। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा। एसआईआर 2003 में भी बिहार में हुआ। एसआईआर का मतलब क्या है? हाउस टू हाउस सर्वे। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि 1 महीना में ही एसआईआर पहले भी हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने जाकर के सर्वे किया, 90% से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। जो बचे रह गए उसमें भी स्पष्ट किया कितने लोगों का डेथ हो गया, तो रिकॉर्ड पे है कितने लोग परमानेंट शिफ्ट करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको नालंदा से खबर देते हैं, जहां नालंदा के हरनौत प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय टाडापर में शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बता दें आपको कि यहां जर्जर भवन में टपकते पानी के बीच पढ़ाई करने के लिए बच्चे मजबूर हैं। ये स्थिति उनकी सुरक्षा के लिए भी बेहद गंभीर है। स्कूल भवन की जो स्थिति इस वक्त बनी है वो चिंताजनक है।
छत से लगातार पानी टपकने की वजह से बच्चों की पुस्तकें और कॉपियां भीग जाती हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्कालिक जो है इसी जगह आंगनबाड़ी है उसमें जो है शिफ्ट कर दिया जाए और जब तक स्कूल नहीं बनता है तब तक उसी में स्कूल चालू किया जाए और बनने के बाद फिर यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। वहाँ पर फटा हुआ है पूरा, वहाँ पर पूरा भीगा हुआ है, कभी न कभी गिर जाएगा तो बच्चे का क्या हाल होगा। और वहीं जमुई के खैरा प्रखंड के दक्षिणी इलाके में रहने वाले लोगों को आने जाने के लिए बेहतर सुविधा मिल जाएगी। दरअसल वर्षों पहले क्यूल नदी पर जर्जर हो चुके ललदैया कॉजवे पुल के समानांतर चौड़े पुल का निर्माण फिर से शुरू कर दिया गया है। 19 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का निर्माण काम बरसात में भी चालू है। और अगली खबर फुलवारी शरीफ से, जहां पर आरके नगर एसीआई रोड में करंट लगने से एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और उसी दौरान छात्र स्कूल जा रहा था। रास्ते में पानी में डूबे एक बिजली के पोल को उसने छू लिया, जिससे जोरदार करंट लगा। करंट लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि उसे बचाने की कोशिश में एक अन्य व्यक्ति को भी करंट लगा। घायल छात्र को वहां से निकालकर पीएचसी भेजा गया। क्या हुआ है? 112 को कॉल गया था, वहाँ हम लोग पहुँचे आरके नगर मस्जिद के पास, मस्जिद से थोड़ा आगे जब सबके घर के आसपास, तो बच्चा वहाँ समाज के सामने वहाँ गिरा हुआ था। उसके बाद वहाँ से वो बच्चा को एहतियात के तौर में सदर हॉस्पिटल या फुलवारी से लाए एडमिट कराया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप